Good morning, students. So we had already discussed the concept of self-induction. So first recapitulate कर लेते हैं इसको थोड़ा सा कि what is the meaning of self-induction. So in this we are using this coil. We call it as a solenoid or we call it as an inductor also, and we connect this solenoid with the battery and we have a tapping key. So when the tapping key is open, then the amount of current flowing through this coil is 0. So what will happen when we close this tapping key? So when the tapping key is closed, then we see that the magnitude of the current start increasing from 0 to the maximum value. तो उस करंट को 0 से मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के लिए कुछ टाइम लगता है. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें जब करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फॉर्मेशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर. If the magnitude of the current is 0, then the strength of the magnetic field is also 0. तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उस कॉइल के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करवा रहे हो. ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम की को क्लोज करते हैं तो करंट को 0 से मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के लिए कुछ टाइम लगता है, यानी कि करंट धीरे धीरे ग्रो करता है. मीन्स देयर इज अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. देन वी सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कॉइल इज ऑल्सो चेंजेस. वो भी चेंज होती जाती है. जैसे करंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती जाएगी. तो हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया था कि वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस एनी क्लोज्ड कंडक्टर देन देर इज़ अ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो वहाँ पे खुद ब खुद इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही इस बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड 0 से मैक्सिमम रीच कर रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है, तो उसकी चेंज की वजह से यहाँ पे सिंपल सी बात है करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ही होगी. जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो इंक्रीज करेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी. और फैराडे के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देन देयर विल बी ए जनरेशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और ए इंड्यूस्ड करंट. तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट हो जाएगी. क्लियर. और लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया था जो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन. वो अपने कॉज को अपोज करता है. तो ये जो आपका सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होता है ये सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस करंट को चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आएगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की जनरेशन हो जाएगी. तो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना है कि जब भी it is the phenomena of generation of induced current in the coil whenever there is a change in the electrical current. induced current को डेवलप करना है, लेकिन जब आप क्या चीज़ चेंज करते हो करंट चेंज करते हो, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. और मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है. ये सिंपल करंट है जो सेल बैटरी से आ रहा है, और ये वो करंट है जो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता है. इस फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. क्लियर. और दूसरी चीज़ ये थी कि जो आपका इंड्यूस्ड करंट आएगा इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन. सपोज इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग करंट. तो वेन एवर द करंट इज इंक्रीजिंग दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एंड द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन. तो अपने कॉज को वो अपोज करेगा. तो अपोज का मतलब है अगर इंक्रीजिंग करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसको अपोज करेगा. तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे हम? उसके ऑपोजिट, क्योंकि उसकी ग्रोथ को वो रोकेगा. अगर उसने ग्रोथ को रोकना है तो उसको उसकी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करना पड़ेगा. सो इफ the increasing current is flowing in the anti-clockwise direction then the induced current is always in the clockwise direction and vice versa. Clear. Suppose if this is the direction of decreasing current, तो डिक्रीजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिक्रीज आएगा, यानी कि चेंज आएगा. फिर से उसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो जाएगी. अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा, यानी कि उसके बनने का कारण है करंट का डिक्रीज होना. तो वो अब करंट को क्या नहीं होने देता. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, जैसे ये डिक्रीजिंग करंट है इस डायरेक्शन में. अगर डिक्रीजिंग करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन
अब करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगी यानी कि डिक्रीज आएगा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे फिर से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड करंट अपने ही कॉज को अपोज करेगा, उसके बनने का कारण है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का घटना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के घटने का कारण है करंट का डिक्रीज होना, यानी कि इसके बनने का कारण है डिके इन द करंट। तो वो अपने कॉज को अपोज करता है। अब ये डिके कर रहा है तो उसको डिके नहीं करने देगा, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको अपोज करेगा, तो उसकी डिके को वो अपोज करेगा। तो अब उसकी डिके को कैसे अपोज करेगा, अगर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देता, अगर करंट जो है वो डिके कर रहा है तो उसको डिके नहीं करने देगा, अगर करंट ग्रो कर रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। अगर करंट जो वो डिके कर रहा है तो जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो उसको डिके नहीं करने देगा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो लग पड़ा करने, तब तो वो करंट की ग्रोथ को डिके ही करेगा, घटेगा उसको, लेकिन उसने उसको डिके होने से रोकना है, तो वो उसकी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करने लग पड़ेगा, उसी की सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर आप सेम डायरेक्शन में फ्लो करोगे यानी कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो उसको अपोज कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, जब ऑपोजिट में आ रहे हो तो आप उसको अपोज कर रहे हो, उसकी ग्रोथ को रोक रहे हो, और जब आप करंट डिके कर रहा है तो आप उसके सेम डायरेक्शन में आ रहे हो, क्योंकि आप उसको क्या करने से रोक रहे हो, वो चाह रहा है कि मैंने डिके होना है, लेकिन आप उसको डिके नहीं होने दे रहे हो, तो आप उसके खिलाफ जा रहे हो। तो खिलाफ कैसे जाओगे, आपने उसके डिके को रोकना है तो आप उसकी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करोगे, सेम डायरेक्शन में करंट जो वो फ्लो करता है। ये था आपका सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना। यहाँ से हमने ये प्रूव किया था कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ होती है, एल को बोलते हैं, जो डिपेंड करता है आपका क्या चीज़ होती है, जैसे किसी भी टाइम पे कितना फ्लक्स जो है वो इस कॉइल के साथ जुड़ेगा वो डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से हमने ये बनाया था, ठीक है। यहाँ से एल को हमने आई लिखा था, फाई इज इक्वल टू एल आई लिखा था, और एल क्या चीज़ होती है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है। क्लियर। अब ये आपके पास फॉर्मूला है, तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। आपने एक सोलेनॉइड लेना, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यानी कि एल की वैल्यू निकालनी है, और आपको यही बता दिया कि फाई फ्लक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एल इंटू आई। एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो क्या चीज़ होती है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स ही होता है जो किसी कॉइल के साथ जुड़ता है जब उस कॉइल में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होता है। तो आपने ये चीज़ निकालनी है। क्लियर। तो अब आप ये चीज़ कैसे निकालोगे, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, सपोज इसमें आई करंट फ्लो करके जा रहा है, जब इसमें आई करंट फ्लो करेगा तो एज यू ओन नो इसके बीच में क्या चीज़ की जनरेशन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्रिएशन होगी, और सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट होती है। तो आपने इसकी एल की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है फाई इज इक्वल टू एल आई है, ये है आपके पास फाई इज इक्वल टू एल आई, तो आपको एल चाहिए, तो फ्लक्स और करंट चाहिए कि टोटल फ्लक्स कितना होगा इस सोलेनॉइड के साथ जुड़ा हुआ, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट तो मुझे पता है आई फ्लो कर रहा है, अब आपने बताना है इस पूरे सोलेनॉइड में कितना फ्लक्स यानी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जुड़ी है। तो आपने ध्यान रखना है कॉइल जो वो ऐसे है, और इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करके जाती है, देखो नॉर्मली क्रॉस करके जाती है। तो किसी भी सरफेस को जब नॉर्मली क्रॉस करती है तो वो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस अंदर सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो सोलेनॉइड का हमने एक्सप्रेशन किया था, वहाँ से हम देखेंगे कि उसके एक्सिस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई हमारे पास करंट है आई। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब लिखा है, लेंथ सोलेनॉइड की स्मॉल एल है, small l is the length of the solenoid, capital L is the self inductance of the solenoid. There is a difference between the small l and capital L, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। रेडियस भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, करंट भी आपको गिवन है, तो उसके एक्सिस में कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो अब आपने बताना है, क्योंकि आपको निकालना है एल, तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया फाई इज इक्वल टू एल आई, तो आपको आई तो पता है कि आई फ्लो करके जा रहा है, अब आपने बताया फ्लक्स कितना जुड़ा हुआ है। तो आप सबसे पहले सारा फ्लक्स निकालना, तो 1 टन का फ्लक्स निकाल दो, सपोज इसका एरिया ए है, अगर आप 1 टन का फ्लक्स निकाल दोगे तो जितने भी हर एक टन के साथ तो सेम ही फ्लक्स जुड़ा होगा, यहाँ से थ्री लाइंस क्रॉस करके जा रही है तो अगले से भी तो 3 करके जा रही है, सेम ही रेडियस का है, एक जैसे ही है। तो अगर एक के साथ अगर आपके पास फ्लक्स निकल जाए तो आप क्या करो, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है, सिंगल टर्न का फ्लक्स निकल जाएगा आपका, तो आपने टोटल फ्लक्स निकालना, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स। क्लियर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न, एक टर्न के साथ। तो फ्लक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, नॉर्मली क्रॉस करके जा रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी कि 1,
ठीक है। सो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इन साइड, यहाँ पे भी कांस्टेंट होता, हर एक एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही होती है सोलेनोइड के, तो हर एक पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई आएगी। अब इस टर्म की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एंड ए इज द एरिया। क्लियर। देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलेनोइड, पूरे सोलेनोइड के साथ कितना जुड़ा है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो फ्लक्स आपके पास ये आ गया सिंगल टर्न का, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास ये एन, ठीक है। यूनिट लेंथ में अगर एन है, यूनिट लेंथ में 1 मीटर में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसकी एल लेंथ में कितने होंगे, एन इंटू एल ही होंगे। एन इंटू एल क्या चीज़ है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये आएगा, ये यहाँ पे डाल दिया मैंने। देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द solenoid. Clear. Now you want to calculate the self inductance. We know the formula of self inductance. So you have to simply put the value of phi. After putting the value of phi, you will get this equation. In this equation, you just यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्मॉल n है, यहाँ पे कैपिटल L है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है और ये टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है। यहाँ से आपका आई के साथ आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये बन जाएगा। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न ये होते हैं, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू ये भी बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला चेंज भी हो जाता है, ये यहाँ पे डाल देंगे आप, तो यहाँ पे डाल के आपके पास ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन जो है, जैसे सेल्फ इंडक्शन है उसमें हम एक कॉइल लेते हैं, वैसे म्यूचुअल का मतलब है हमारे पास दो कॉइल्स लेते हैं हम, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। जैसे ये दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। सेल्फ इंडक्शन में मेरे पास सिर्फ एक ही था, यही था, दो नहीं थे। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, जब आप टैपिंग की, यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी कॉइल लिया है, जहाँ पे आप इनपुट देते हो उसको प्राइमरी बोलते हो, जहाँ से आउटपुट निकलता है उसको सेकेंडरी कॉइल हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में मैंने सोर्स, करंट का सोर्स लगाया है, बैटरी कनेक्ट की है और टैपिंग की है। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसमें मैंने कोई भी सोर्स, सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं किया है। आई हैव ओनली कनेक्टेड द गल्वेनोमीटर, मैंने सिर्फ गल्वेनोमीटर को ज्वाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है गल्वेनोमीटर जो है वो सिर्फ डिफ्लेक्शन देता है व्हेनेवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल। तो यहाँ पे कोई भी सेल और बैटरी ज्वाइन नहीं है, यानी कि यहाँ पे करंट जनरेट नहीं होगा, और कोई भी मैंने यहाँ पे बैटरी भी नहीं, मैग्नेट भी नहीं लगाई है, इसलिए यहाँ पे करंट का प्रोड्यूस करने का भी कोई भी सोर्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जब आप टैपिंग की क्लोज करोगे, तो टैपिंग की जब आप क्लोज करोगे तो आपका करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा प्राइमरी कॉइल में, क्योंकि बैटरी प्राइमरी कॉइल में कनेक्टेड है। सो व्हेन यू क्लोज द टैपिंग की, देन यू विल सी दैट द करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो करंट फ्लो करने लगेगा, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड जीरो से मैक्सिमम की तरफ चलेगा। तो जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा। तो ये है मेरे पास लेट इंक्रीजिंग करंट, या सिंपल से देखो आप करंट है, तो करंट की वैल्यू जो वो जीरो से कहाँ जा रही है, मैक्सिमम के पास जा रही है, जीरो से मैक्सिमम आ रही है। यानी कि जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्रिएशन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही करंट की वैल्यू जीरो से इंक्रीज करना शुरू करती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी चेंज आता है। क्यों चेंज आता है, क्योंकि डिपेंड ही करता है आपका करंट के मैग्नीट्यूड पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और आपने फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जब भी वहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसमें खुद ब खुद इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। अब इसी कॉइल में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाए, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, तब हम उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। एक ही कॉइल की जब आप बात करते हैं, एक ही कॉइल में करंट चेंज होता है, उसके चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसमें खुद ब खुद इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाती है, तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो जो आपका सेकेंडरी कॉइल है उसमें खुद ब खुद गल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देना शुरू करता है। अब डिफ्लेक्शन देने का मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट डेवलप हो गया। तो अब सेकेंडरी कॉइल में करंट कैसे डेवलप हुआ होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो आपका प्राइमरी कॉइल और जो सेकेंडरी कॉइल है दे आर क्लोजली एसोसिएटेड। तो जो फ्लक्स इसके साथ जुड़ा है वही फ्लक्स सेकेंडरी के साथ भी जुड़ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जो प्राइमरी के साथ जुड़ी होंगी वो इसके साथ भी जुड़ी होंगी। जब यहाँ पे करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जीरो होंगी, और अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो है तो यहाँ पे भी नहीं होगी। क्लियर।
और यहाँ पे जैसे आप क्लोज करोगे तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू करेगा, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर प्राइमरी में चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी में भी चेंज होगी। सो वेन एवर देयर इज अ चेंज देन देयर इज अ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो अब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, वही फ्लक्स इसके साथ जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी चेंज आया। तो यहाँ पे क्या चीज़ डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द गैल्वेनोमीटर गिव द डिफ्लेक्शन, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स कि जब भी आप प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हो, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वही फ्लक्स सेकेंडरी के साथ जुड़ा होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जनरेट हो जाता है। या सिंपल सी चीज़, whenever there is a change in current in the primary coil then there is a generation of induced current और EMF in the secondary coil। एक में चेंज करो उसकी वजह से दूसरे में कोई चीज़ जनरेट होना, म्यूचुअल का मतलब आपसी सहमति से। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्राइमरी की बात में चेंज करोगे आप, प्राइमरी में करंट चेंज हो, सब कुछ तो हम प्राइमरी में कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सेकेंडरी को उसके पास रखा है, तो इसमें जो करंट जनरेट हो जाता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन में क्या था, इसी में सब कुछ हुआ था, करंट चेंज हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड, और इसी में इंड्यूस्ड करंट आ गया था, तो वो सेल्फ है। दो की बात करोगे तो म्यूचुअल इंडक्शन है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, वो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये इंक्रीजिंग करंट है, करंट बढ़ रहा है, तो आपका गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया। अब सपोज दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग करंट, ये इंक्रीजिंग करंट की डायरेक्शन है। अगर आपका यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है और करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो करंट की ग्रोथ की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो अपने कॉज को अपोज करता है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट के बनने का कारण है मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का कारण है प्राइमरी कॉइल में करंट का ग्रो करना। तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा, जैसे मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन में समझाया। तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो करंट की ग्रोथ को रोकेगा। तो कैसे रोकेगा, इफ़ करंट इज फ्लोइंग इन द clockwise direction in the primary coil then the direction of induced current in the secondary coil that must be opposite, उसके ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, ऐसे। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये कैसे आता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता। क्लियर। सेकेंड केस में सपोज आपने टैपिंग की ओपन कर दी, जब ओपन करोगे तो करंट मैक्सिमम से डीके करना शुरू करेगा, जब मैक्सिमम से डीके करना शुरू करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ जुड़ी होंगी वो उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करने लगेंगी। ठीक है, जब डिक्रीज करने लगेंगी तो वही डिक्रीज यहाँ पे भी आएगा, तो उसमें फिर से क्या चीज़ आ जाएगी, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। सपोज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग करंट यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है। अब इंड्यूस्ड करंट के बनने का कारण है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डिक्रीज होने का कारण है प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिक्रीज होना। और प्राइमरी कॉइल में क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल में बनने का कारण है प्राइमरी कॉइल में करंट का डिक्रीज होना, तो वो अपने कॉज को अपोज करेगा, यानी कि जो डिक्रीज हो रही है चीज़ वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। तो वो कैसे नहीं होने देगा, उसी की सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अगर करंट डिक्रीजिंग करंट क्लॉकवाइज है तो अब इंड्यूस्ड करंट भी कैसे आ जाएगा, क्लॉकवाइज में। ग्रो करेगा तो उसको ग्रो नहीं करने देता, तो हमेशा ऑपोजिट में चलते हैं। यहाँ पे डीके कर रहा है, डीके की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, तो वो अपने कॉज को अपोज करेगा, तो डीके नहीं होने देगा, तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। सो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल। एक कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का बनना बिकॉज ऑफ द चेंज इन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल में अगर करंट चेंज हो तो दूसरे कॉइल में अगर जब इंड्यूस्ड करंट बन जाता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप ध्यान से देखो, इस प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स जुड़ा है, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जुड़ी होती हैं सेकेंडरी के साथ, वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, जितनी यहाँ पे होंगी उतनी इसके साथ जुड़ेंगी। यानी कि सेकेंडरी कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जुड़ती है और ये बनती है इससे,
कि आपने कितना करंट फ्लो करवा रहे हो। तो सेकेंडरी कॉइल में किसी भी समय पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा होगा वो टोटली डिपेंड करता है उस समय में प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। जैसे पिछले में था कि एक ही कॉइल थी तो उस कॉइल में कितना फ्लक्स जुड़ा होता है, ठीक है, कितना फ्लक्स जो होगा उसके साथ जॉइंट होगा। जैसे ये था आपका, यहाँ पे सिंगल ही था, तो इसी की बात करते हैं कि यहाँ पे कितना फ्लक्स जुड़ा होता है। जैसे ये सिंगल है, यहाँ पे कितना फ्लक्स जुड़ा होता है वो डिपेंड करता है इसी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा कि आपके सेकेंडरी में कितना फ्लक्स जुड़ा होगा वो डिपेंड करेगा कि प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? सो वी हैव दिस फॉर्मूला कि एट एनी टाइम द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, कि प्राइमरी कॉइल में कितना करंट है। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो जो आपका पिछला वाला केस मैंने करवाया था उसमें भी सेम ही बनता है, लेकिन ये फ्लक्स भी प्राइमरी के साथ है, एक ही कॉइल के साथ है, करंट भी एक ही में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी के साथ जॉइंट है, करंट जो है वो प्राइमरी में है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो m लगेगा। दिस m इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। सो नाउ यू हैव टू डिफाइन m. So if suppose in the primary coil the current is 1 ampere, clear? If in the primary coil the current is flowing is 1 ampere, it means आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जुड़ेंगे। तो जब आपका करंट 1 एम्पियर होगा तो यहाँ जब आप पुट करोगे तो फाई इज इक्वल टू एम आ जाएगा। एम क्या चीज़ है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स को होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फ्लक्स ही होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसके साथ जुड़ा है? सेकेंडरी कॉइल के साथ जुड़ा है। जब प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो करता है? 1 एम्पियर, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रही हूँ। It is the amount of magnetic flux linked with the secondary coil when 1 ampere current is flowing in the primary coil. जब primary coil में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है तब सेकेंडरी में जितना फ्लक्स जुड़ा होगा that flux is known as mutual inductance. Clear? म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ वी नो दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो पुट द वैल्यू ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू एम आई। एम इज अ कॉन्स्टेंट टर्म तो मैंने यहाँ से कॉन्स्टेंट निकाला, देन एम डी आई बाई डी टी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? दिस इज योर टुडेज टॉपिक।